नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरु कृपा क्लासेस श्री गंगानगर। मेरे विद्वान साथियों, अपने राजस्थान का भूगोल चल रहा है और राजस्थान के भूगोल में अपने राजस्थान का भौतिक स्वरूप उसका अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप बनावट और संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग उत्तर पश्चिम थार का मरुस्थल, ये कंप्लीट हो गया है। दूसरा भाग राजस्थान की मध्य अरावली पर्वतमाला, ये भी कंप्लीट हो गया है। तीसरा भाग राजस्थान का पूर्वी मैदान। आज इसको लेके चलेंगे, राजस्थान का पूर्वी मैदान। देखिए मित्रों, राजस्थान का पूर्वी मैदान, ये राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है तो राजस्थान की कौन सी दिशा में है? तो राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान के पूरब में विस्तृत है। ये दक्षिण पूरब में विस्तृत है, दक्षिण पूरब में। अब इसके बाद में देखिए इसका निर्माण जो किससे हुआ है पूर्वी मैदान का, तो निर्माण इसका टेथिस सागर से अवशेषों से हुआ है। टेथिस सागर के अवशेषों से पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है। इसका ढाल किसकी ओर है? तो देखिए इसका ढाल पूर्व की ओर है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। इसके बाद में देखिए यह आकृति कैसी दिखाई देती है इसकी, ये पूर्वी मैदान की आकृति कैसे दिखाई देती है? तो पूर्वी मैदान की आकृति पान के पत्ते के समान दिखाई देती है। जो पान का पत्ता होता है उसके समान दिखाई देती है ये पूर्वी मैदान की आकृति। राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, ये पूर्वी मैदान राजस्थान के 23% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। राजस्थान के 23% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इस मैदान में 40% जनसंख्या निवास करती है। 39% जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए, अब इसको नदियों के आधार पर, ये नदियों के आधार पर, तो नदियों के आधार पर इस पूर्वी मैदान का विभाजन हुआ। तो देखिए नदियों के आधार पर इसका विभाजन हो गया पूर्वी मैदान का। तो विभाजन हुआ तो देखिए इसके 4 भाग में विभाजन हुआ है पूर्वी मैदान का। पहला जो भाग है वह है बाण गंगा का मैदान। ये बाण गंगा का मैदान, ये पहला भाग हो गया। दूसरा जो भाग है वह है बनास का मैदान। ये बनास का मैदान, बनास का मैदान। तीसरा जो भाग है वह चंबल का मैदान, ये चंबल का मैदान। इसके बाद में चौथा मैदान है माही का मैदान, ये माही का मैदान। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी मैदान को 4 भागों में बांटते हैं उसकी बनावट के आधार पर। तो देखिए निर्माण के आधार पर इसको 4 भागों में बांटेंगे, बनावट और निर्माण। जैसे बाण गंगा का मैदान, बनास का मैदान, चंबल का मैदान, माही का मैदान। अब इसमें एक बार और देख लीजिए, राजस्थान का पूर्वी मैदान दक्षिण पूर्व की ओर विस्तृत है। निर्माण इसका टेथिस सागर के अवशेषों से हुआ है। ढाल इसका पूरब की ओर है। आकृति इसकी पान के पत्ते के समान है। अब राजस्थान में यह 23% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 39%, 39% इस पूर्वी मैदान में जनसंख्या निवास करती है। इसका जो निर्माण है नदियों के आधार पर इसका निर्माण हुआ है और नदियां ने इसके मैदान का निर्माण किया है। जैसे नदियों के आधार पर इस पूर्वी मैदान को 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है उसे बाण गंगा का मैदान कहते हैं। दूसरा जो भाग है वह बनास का मैदान कहलाता है। तीसरा जो भाग है वह चंबल का मैदान कहलाता है। चौथा भाग माही का मैदान। अब एक एक करके इन भागों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार देखिए मित्रों
कि सबसे पहले बाणगंगा का मैदान लेते हैं। बाणगंगा का मैदान बाणगंगा और रूपारेल नदियों के द्वारा बनाया गया है। ये जयपुर में से बाणगंगा नदी निकलती है, दौसा वगैरह में प्रवाहित होती है। एक अलवर में रूपारेल नदी निकलती है अलवर से। तो इन दो नदियों और 4 जिलों में बाणगंगा का मैदान स्थित है। सबसे पहले देखते हैं ये बाणगंगा का मैदान। तो बाणगंगा का मैदान, तो दोस्तों देखिए बाणगंगा का जो मैदान है यह जयपुर में और दौसा में और इसके बाद में अलवर में और भरतपुर में यह बाणगंगा का मैदान विस्तृत है। बाणगंगा के मैदान में जैसे एक तो बाणगंगा नदी होगी और दूसरी नदी देखिए रूपारेल नदी होगी। इन दो नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है उसे बाणगंगा का मैदान कहते हैं। जयपुर में, दौसा में, अलवर में, भरतपुर में बाणगंगा और रूपारेल इन नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान बाणगंगा का मैदान कहलाता है। अब देखिए इसका विशेषता क्या है इस मैदान की। इस मैदान की विशेषता, इस मैदान में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है ये बाणगंगा के मैदान में। तो देखिए बाणगंगा के मैदान में जैसे इन जिलों में जैसे देखते हैं जयपुर जिला है सबसे पहले। तो देखिए जयपुर में 595 1 वर्ग किलोमीटर में 595 व्यक्ति निवास करते हैं। इसके बाद में देखिए भरतपुर है और भरतपुर में 503 व्यक्ति निवास करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद में देखिए दौसा, और दौसा में देखिए 476 व्यक्ति निवास करते हैं। 476 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। इसके बाद में अलवर देखिए और अलवर में 438 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये चारों जिलों में राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। देखिए जहां नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण होगा वहां पर हमेशा जो मिट्टी पाई जाएगी मृदा, वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ये जलोढ़ और जलोढ़ मिट्टी जहां पाई जाएगी वहां उत्पादन भी गेहूं का, बाजरा का, इनका और सरसों, इनका उत्पादन खूब होता है। गेहूं, बाजरा और सरसों का उत्पादन खूब होता है क्योंकि मिट्टी की विशेषता है यह जलोढ़ मृदा। भरतपुर, जयपुर, अलवर और दौसा, इनके अलावा गंगा के मैदान भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल और इसके उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो वहां पे भी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। तो भारत के अंदर भी जनसंख्या घनत्व जलोढ़ मिट्टी के कारण इन राज्यों में है। अब ये जिलों में जलोढ़ मिट्टी है, इसी कारण इस जिलों में भी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाए क्योंकि यह मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और इस मृदा का जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा होता है। नदियां अपने साथ में जो तलछट इत्यादि लेकर आती हैं वो जमा कर देती हैं। जमा करने के बाद में इस मैदान का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में देखिए एक बार पुनः बाणगंगा का मैदान जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर में ये बाणगंगा का मैदान है। रूपारेल और बाणगंगा नदी के द्वारा बनाया गया है। इसकी विशेषता देखते हैं, जनसंख्या घनत्व इसमें सबसे अधिक देखने को मिलता है। मृदा इसके अंदर देखिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के कारण इसमें उत्पादन गेहूं का, बाजरा का, सरसों का उत्पादन होता है। इसके बाद में देखेंगे कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। जैसे जयपुर में 595 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में भरतपुर जिसमें 503 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करती है जनसंख्या। दौसा जिसमें 476 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। अलवर जिसमें 438 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। अगला जो मैदान है अपना वो है माही का मैदान। तो मित्रों देखिए माही नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है उस मैदान को माही का मैदान कहते हैं। माही का मैदान, ये माही नदी, माही का मैदान माही नदी के द्वारा बनाया गया मैदान माही का मैदान कहलाएगा। यहां से
ये एमपी से माही नदी निकलती है। इस प्रकार ये माही नदी राजस्थान में प्रवाहित होती है। ये हमारा एमपी में ये नदी निकलती है और आमोरू तहसील है, सरदार शहर, दहाड़ जिला, ठीक है, वहां से ये निकलती है। खांडू से राजस्थान में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ में और डूंगरपुर में यह नदी प्रवाहित होने के बाद में गुजरात में अपना खंबाती खाड़ी में जल गिरा देती है। इस नदी के द्वारा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है, उस मैदान को माही का मैदान कहते हैं। माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बनाया गया मैदान क्या कहलाएगा? माही का मैदान कहलाएगा। ठीक है, माही का मैदान। ये माही का मैदान 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। इस माही के मैदान को 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम। पहला जो मैदान बनेगा इसमें, तो देखिए वह बनेगा 56 का मैदान, ये 56 का मैदान। और दूसरा जो बनेगा वह बनेगा वांगड़ का मैदान, वांगड़ का मैदान। और तीसरा जो बनेगा वह बनेगा कांठल का मैदान, ये कांठल का मैदान। ये 3 मैदान माही नदी के द्वारा बनते हैं। तो देखिए माही नदी के द्वारा इन 3 मैदानों का निर्माण होता है। इस प्रकार उल्टे युवाकार के रूप में माही नदी प्रवाहित होती है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच में 56 नदी नालों का एक समूह आकर मिलता है। ये 56 नदी नाले, 56 नदी नालों का एक समूह आकर मिलता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 नदी नालों का एक समूह आकर मिलता है। उस समूह के द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। उसको 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के में 56 नदी नालों के द्वारा बनाया गया मैदान 56 का मैदान कहलाता है। अब इसके बाद में देखिए यहां पर डूंगरपुर होगा। इधर देखिए ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में माही नदी प्रवाहित होती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में ये माही नदी प्रवाहित होती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य में माही नदी के द्वारा बनाया गया जो मैदान है वह वांगड़ का मैदान कहलाता है। ये वांगड़ का मैदान कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य में माही नदी के द्वारा बनाया गया मैदान वांगड़ का मैदान कहलाता है। जब इस मैदान से होकर माही नदी प्रवाहित होती है तब इस नदी को वांगड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखिए जब यह नदी प्रतापगढ़ में होकर प्रवाहित होती है तो माही नदी और माही के साथ में माही की सहायक नदी जाखम भी मिल जाती है। तो प्रतापगढ़ जिले में माही और उसकी सहायक नदी जाखम के द्वारा, किसके द्वारा? माही प्लस जाखम के द्वारा जो बनाया गया मैदान है उस मैदान को क्या कहते हैं? माही का इसका कांठल का मैदान कहते हैं। इस मैदान को कांठल का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये कांठल के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो प्रतापगढ़ जिले में माही और उसकी सहायक नदी कौन सी? जाखम, उसके द्वारा बनाया गया मैदान क्या कहलाएगा? ये कांठल का मैदान कहलाता है। कांठल के मैदान से होकर जब माही नदी प्रवाहित होती है तब उस नदी को अपने कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये माही का मैदान। एक बार माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बनाया गया मैदान
क्या कहलाएगा? माही का मैदान। माही के मैदान को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग 56 का मैदान, दूसरा भाग काठल का मैदान, तीसरा वांगड़ का मैदान। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, काठल का मैदान प्रतापगढ़ के मध्य में, और वांगड़ का मैदान डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में। ये था आपका माही का मैदान। अगला मैदान लेके चलते हैं बनास का मैदान। बनास का मैदान देखिए, बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान बनास का मैदान कहलाता है। बनास का मैदान कहलाता है। तो देखिए, बनास नदी जहां प्रवाहित होती है वहां जो मैदान बनाएगी उस बनास का मैदान कहते हैं। ये बनास का मैदान, ये बनास नदी इस प्रकार प्रवाहित हो रही है। इस बीच में इसमें जो भी सहायक नदियां आकर गिरती हैं उनके द्वारा जो बनाया जाता है मैदान, उस मैदान को बनास का मैदान कहते हैं। यहां देखिए, बनास नदी खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। अपने उद्गम स्थल से बनास नदी, यह नदी चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होती है। चित्तौड़गढ़ के बाद में यह नदी भीलवाड़ा में जाती है, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर में जाती है, अजमेर के बाद में टोंक में जाती है, टोंक के बाद में रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर यह नदी चंबल में मिल जाती है, चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। यहां पर देखिए, ये बनास का मैदान, बनास का मैदान। तो बनास का जो मैदान है यह राजसमंद जिले में होगा, राजसमंद। यह मैदान चित्तौड़गढ़ जिले में होगा और भीलवाड़ा जिले में होगा, अजमेर जिले में होगा, टोंक में होगा और सवाई माधोपुर में। इन जिलों में जो मैदान है उस मैदान को अपने बनास का मैदान कहते हैं। और देखिए, बनास का मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है। बनास का मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान भी है। पीठमांड के पठार का निर्माण भी इसी मैदान में होता है। पीठमांड के पठार का निर्माण भी इसी मैदान में होता है। इसके बाद में देखिए, इस प्रकार बनास और उसकी सहायक नदियां इसमें बनास में जल गिराती हैं, उनके द्वारा बनाया गया जो मैदान है वो बनास का मैदान कहलाएगा। ठीक है, 2-3 चीजें याद रखिए बनास के मैदान में। एक तो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है ये बनास का मैदान। दूसरी बात देखिए, पीठमांड के पठार का निर्माण भीलवाड़ा जिले में इसी में होता है। पीठमांड के पठार का जो निर्माण है भीलवाड़ा के अंदर इसी में होता है। ये बनास का मैदान 2 भागों में डिवाइड होगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक भाग तो कहलाएगा मेवाड़ का मैदान, ये मेवाड़ का मैदान, और दूसरा कहलाएगा मालपुरा का मैदान, मालपुरा का मैदान। तो देखिए दोस्तों, अपने देखते हैं कि मेवाड़ के मैदान में कौन कौन से जिले आएंगे। एक तो आएगा राजसमंद, एक आएगा भीलवाड़ा और एक आएगा चित्तौड़गढ़ और एक आएगा उदयपुर। 4 जिले ये मेवाड़ के मैदान में। इन 4 जिलों में नदी प्रवाहित होती है। एक तो खुद बनास, दूसरी बेड़ाच, तीसरी कोठारी, चौथी मैनाल। तो देखिए, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में बनास, बेड़ाच, कोठारी और मैनाल, इन नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है
उस मैदान को अपने मेवाड़ का मैदान कहते हैं। उस किसका कहते हैं? मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। इस मैदान के अंदर, मेवाड़ के मैदान में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण मेवाड़ के मैदान में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में बनास, बेडस, कोठारी, मैनाल इनके द्वारा जो बनाया गया मैदान है, उस मैदान को मेवाड़ का मैदान कहते हैं। और मेवाड़ के मैदान में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी के कारण इसमें मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब इसके बाद में देखिए मालपुरा का मैदान, दूसरा मैदान आ जाता है मालपुरा का मैदान। मालपुरा का जो मैदान है, यह मालपुरा का मैदान देखिए टोंक जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में देखिए तीसरा जिला करौली ले लेते हैं। इसमें टोंक, सवाई माधोपुर, करौली में एक तो देखिए बनास नदी होगी खुद, एक खारी नदी होगी, एक डाई नदी होगी और एक मोरेल नदी होगी। तो टोंक में, सवाई माधोपुर में, करौली में बनास, खारी, डाई और मोरेल नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान क्या कहलाएगा? मालपुरा का मैदान कहलाता है। यह मालपुरा का मैदान कहलाता है। और मालपुरा के मैदान में देखिए सबसे ज्यादा खसगास होती है। यह खसगास होती है और खसगास से इत्र बनाया जाता है, परफ्यूम। खसगास से इत्र बनाया जाता है, परफ्यूम, ड्यू। अब सबसे ज्यादा खसगास कहां होती है? सवाई माधोपुर जिले में होती है। सबसे ज्यादा खसगास जो होती है वो सवाई माधोपुर जिले में होती है। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। पिछली परीक्षा में क्वेश्चन आए, पीठ मांड के मैदान का निर्माण कौन सी नदी बनाती है? तो बनास नदी बनाती है। कौन से जिले में बनाती है? भीलवाड़ा जिले में बनाती है। और मेवाड़ के मैदान में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मेवाड़ के मैदान में उत्पादन किसका होता है? मक्का का उत्पादन होता है। मक्का का उत्पादन होता है। इस प्रकार यह पूरा जो मैदान है दो भागों में डिवाइड था और सबसे बड़ा ये मैदान है और उपजाऊ मैदान है बनास का मैदान। अगला मैदान लेके चलते हैं चंबल का मैदान। चौथा जो मैदान है वह है चंबल का मैदान। चंबल का जो मैदान है, चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है वह चंबल का मैदान कहलाता है। चंबल का मैदान कहलाता है। तो देखिए इस प्रकार यहां से ये चंबल नदी प्रवाहित होती है। ये चंबल नदी है। चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र है उसे चंबल का मैदान कहते हैं। ये चंबल नदी है। चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है उसे चंबल का मैदान कहते हैं। आगे ये चंबल नदी यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। यमुना नदी। तो देखिए चंबल का मैदान चित्तौड़गढ़ और कोटा में यह मैदान चंबल नदी मैदान नहीं बनाती है। याद रखना, चित्तौड़गढ़ और कोटा जिले के अंदर चंबल नदी मैदान नहीं बनाती है। उधर अजमेर में यह बनास नदी मैदान नहीं बनाती है। यह भी क्वेश्चन आने लायक है, इसको भी याद रखना, क्योंकि अजमेर जिले में बनास नदी मैदान नहीं बनाती है। चित्तौड़गढ़ जिले में और कोटा जिले में चंबल नदी मैदान नहीं बनाती है, क्योंकि विंध्याचल और अरावली पर्वतमालाओं के इन जिलों में भाग विस्तृत हैं। अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला का भाग पूर्ण रूप से विस्तृत है, जिसके कारण मैदान इन जिलों में नहीं बनते हैं। तो चंबल का देखिए बूंदी में, सवाई माधोपुर में,
माधोपुर में, धौलपुर, करौली में और धौलपुर में। चंबल नदी के द्वारा बनाया गया जो भाग होगा, जो मैदान होगा, उसे चंबल का मैदान कहेंगे इन जिलों में। तो देखिए अब इसके बाद में कि जो बूंदी जिला है और बूंदी से धौलपुर तक का जो क्षेत्र है, बूंदी से धौलपुर तक का क्षेत्र, तो बूंदी से धौलपुर तक के क्षेत्र में इसमें सबसे ज्यादा डांग पाए जाते हैं। डांग तो अनुपजाऊ उबड़ खाबड़ भूमि को, अनुपजाऊ उबड़ खाबड़ भूमि, खाबड़ भूमि क्या कहलाएगी? डांग कहलाती है। और इसका विस्तार बूंदी से धौलपुर जिले तक है। अब इसके बाद में इसी क्षेत्र में बिहार भूमि भी देखने को मिलती है। इसी क्षेत्र में बिहार भूमि भी देखने को मिलती है। तो बिहार भूमि ये भी क्या है? अनुपजाऊ उबड़ खाबड़ भूमि बिहार कहलाती है। और सबसे ज्यादा बिहार यह सवाई माधोपुर जिले में है। सबसे ज्यादा जो बिहार है वो सवाई माधोपुर जिले में है। तो डांग की जो रानी है, तो डांग की रानी करौली जिले को कहते हैं। डांग की रानी करौली जिले को कहा जाता है। डांग की रानी करौली जिले को कहा जाता है। इससे चंबल के मैदान में, चंबल के मैदान के अंदर तो देखिए चंबल के मैदान में सबसे ज्यादा अवनाल का अपर्दन होता है। अवनाल का अपर्दन होता है। चंबल के मैदान में सबसे ज्यादा अवनाल का अपर्दन होता है। अवनाल का अपर्दन नदी के द्वारा अपने आकार से ही मिट्टी का कटाव, नदी के द्वारा अपने आकार के अनुसार मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव, जो मिट्टी होती है उसका कटाव, ये क्या कहलाएगा? अवनाल का अपर्दन कहलाता है। नदी के द्वारा अपने आकार के अनुरूप मिट्टी का कटाव अवनाल का अपर्दन कहलाता है। ये चंबल का जो मैदान है इसको उत्खात भूमि कहते हैं। उत्खात भूमि के नाम से भी जाना जाता है। चंबल का जो मैदान है उत्खात भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार मित्रों राजस्थान का पूर्वी मैदान कंप्लीट हो जाता है। अगला अपना जो पार्ट है, अगले नेक्स्ट पार्ट में, वह है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार।